कश्मीर बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया। न्यू बूमर जेली, थोड़ा खेलो थोड़ा खाओ। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। नाज़रीन आदाब, टीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं खास बात। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। 2002 फसादात पर मोदी को नहीं है कोई पछतावा, कहा कुछ नहीं किया गलत। मोदी के बयान पर उठा सियासी तूफान, मुख्तलिफ सियासी जमातों ने माफी का किया मुतालबा, बीजेपी बैकफुट पर। दहशतगर्दी के इल्जाम में मुस्लिम नौजवानों की बेजा गिरफ्तारी को रोकने के लिए हाई पावर कमेटी तश्कील देने की जरूरत, के रहमान खान का बयान। और कर्नाटक में सिद्धारमैया ने अपना पहला बजट किया पेश, अकलियतों के लिए 676 करोड़ रुपए मुख्तस, अकलियतों की फलाह बहबूद के लिए किए कई वादे। खास बात की शुरुआत करेंगे मोदी के बयान से। 2002 गुजरात फसादात के दौरान अपने किए पर नरेंद्र मोदी को कोई पछतावा नहीं है। न्यूज एजेंसी रॉयटर को दिए एक इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के जरिए तश्कील एसआईटी ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है। मोदी ने कहा कि उन्होंने बिलाशुबा अच्छे काम किए हैं। सन 2002 गुजरात फसादात का साया नरेंद्र मोदी का पीछा छोड़ता नहीं मालूम होता। मोदी भले ही गुजरात की तरक्की का मॉडल पेश करते रहे, लेकिन गुजरात की तरक्की के साथ साथ सन 2002 के फसादात भी उनके दामन से चिपके हुए हैं। हालांकि नरेंद्र मोदी का दावा है कि उन्होंने फसादात के दौरान कोई ऐसा काम नहीं किया जिस पर उन्हें पछतावा हो। बीजेपी इंतखाबी मुहिम कमेटी का चीफ मुकर्रर होने के बाद न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को दिए गए इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिलाशुबा उन्होंने सन 2002 फसादात के दौरान अच्छे काम किए हैं। लोगों को आलोचना करने का अधिकार है। वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हर एक का अपना एक व्यू होता है। मुझे गिल्टी तब होगा कि मैंने कुछ गलत किया होगा। फ्रस्ट्रेशन तब आएगा कि यार मैं पकड़ा गया, मैं चोरी कर रहा था और पकड़ा गया। मेरा केस वो नहीं है। आई एम नेशनलिस्ट, आई एम अ पैट्रियोटिक, नथिंग इज रॉन्ग। आई एम अ बॉर्न हिंदू, nothing is wrong. So I am a Hindu nationalist. So you can say yes, I am a Hindu nationalist because I am a born Hindu. Right. I am a patriotic. So nothing is wrong in it. As far as progressive, development oriented, workaholic, whatever they say, this is what they say. So there is no contradiction between two. गांधीनगर में उनकी सरकारी रिहाइशगाह पर राइटर्स के नुमाइंदे ने जब मोदी से ये सवाल किया कि जब लोग उनकी कारकर्दगी का जायजा सन 2002 फसादात के तनाजुर में करते हैं तो क्या उन्हें मायूसी होती है, तो इसके जवाब में नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्हें मायूसी तब होती जब उन्होंने कुछ गलत किया होता। गुजरात फसादात में तकरीबन 1000 से ज्यादा मुसलमान मारे गए थे। मोदी से जब ये सवाल किया गया कि गुजरात में जो कुछ सन 2002 में हुआ क्या उन्हें उसका दुख है, तो नरेंद्र मोदी का जवाब था कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले की जांच के लिए खुसूसी तहकीकाती टीम बनाई थी और उस टीम ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है।
दुख के पहलू पर उनका जवाब अभी नामुकम्मल था, जिसे उन्होंने मिसाल देकर समझाने की कोशिश की कि अगर मैं स्टीयरिंग व्हील के पीछे हूं तो मैं कार ड्राइव कर रहा हूं, और अगर कोई दूसरा शख्स कार चला रहा है और मैं पीछे बैठा हूं और कोई जानवर गाड़ी के नीचे आकर मारा जाता है तो क्या मुझे दुख नहीं होगा? बिलाशुबा मुझे भी दुख होगा। अगर मैं वज़ीर आला हूं या ना हूं, मैं इंसान तो हूं, और अगर कोई सानेहा होता है तो दुख होना फितरी है। कोई भी व्यक्ति, हम अगर कार चला रहे हैं, अब वी आर अ ड्राइवर, और कोई ड्राइव कर रहा है और हम पीछे बैठे हैं, फिर भी एक छोटा कुत्ते का बच्चा भी अगर कार के नीचे आ जाता है तो हमें पेन फील होता है कि नहीं? होता है। मैं अगर मुख्यमंत्री हूं या नहीं हूं, मैं एक इंसान हूं, कहीं पर भी कुछ बुरा होगा तो दुख होना बहुत स्वाभाविक है। गुजरात फसादात से हटकर जब नरेंद्र मोदी से यह दरियाफ्त किया गया कि क्या उनकी शख्सियत बांटने वाली है, तो उन्होंने अमरीकी सियासी जमातों डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन की मिसाल दी और कहा कि तजाद व इख्तिलाफ जमहूरियत का जुज़ हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। उधर नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू सुर्खियों में आने के बाद बीजेपी बैकफुट पर आ गई है। पार्टी तर्जुमान निर्मला सीतारमण का कहना है कि इंटरव्यू की तशरीह गलत की जा रही है। इस इंटरव्यू में मोदी जी इतना स्पष्ट बोल चुके हैं, मैं भी उस इंटरव्यू के पूरा पढ़ने के बाद ही आपके सामने आई हूं। एक अगर छोटी सी प्राणी उनके अपने गाड़ी के टायर के नीचे आ जाते हैं, उसमें भी हमें दुख लगता है, जबकि मेरे स्टेट में इतने बड़ा इंसिडेंट हुआ, क्यों दुख नहीं लगेगा? ऐसे भावना रखते हुए मोदी जी का इंटरव्यू में जवाब आया है। इसको एक विषय को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट निकाल करके उनको रहम नहीं है, वो ह्यूमन बीइंग नहीं है क्या, या वो सीएम नहीं है क्या, ऐसे प्रश्न आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होगा। प्लीज मेरा विनती है, आप सबसे विनम्र विनती है, आप खुद पढ़ लो, उसके बाद आपके टिप्पणी रखो। वहीं गुजरात फसादात पर नरेंद्र मोदी के मुतनाज़ा बयान पर कांग्रेस ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी को कौम से माफी मांगने का मुतालबा किया है। कांग्रेस का कहना है कि मोदी के ख्यालात मिसाली हिंदुस्तान के मुनाफी हैं। उसने मजीद कहा कि मोदी के इंटरव्यू से उनकी मनफी जहनियत की अक्कासी होती है। उसको होता है जो गाड़ी में पीछे बैठ के ड्राइवर को कहता है कि तुम हिफाजत से चलो, कहीं ऐसा ना हो कोई ऐसा हादसा हो जाए कि किसी की मौत हो जाए। ये जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, इन्होंने कौन सी हिफाजत दिखाई? और ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इनको बहाल कर दिया। कहां बहाल किया? ये तो कोशिश, ये तो FIR भी नहीं लॉन्च होने देते अपने प्रदेश में। और जो कर्मचारी जो आज आरोपी हैं और जो बैठे हुए हैं, जो जेल में बैठे हुए हैं, उनकी तो रक्षा कर रहे थे, उनको तो रिवॉर्ड दे रहे थे, उनकी तो प्रमोशंस कर रहे थे, उनके परिवार को रिवॉर्ड दे रहे थे, और आज कहते हैं कि मैं भी एक इंसान हूं। हाँ है, किस किस्म के इंसान है ये तो बाद में पता चले। बाएं बाजू की जमातों ने भी मोदी पर हमला किया है। उनका इल्जाम है कि मोदी अपनी जिम्मेदारी से पहलूतही नहीं कर सकते, क्योंकि फसाद के वक्त वो वजीर आला थे। There is a way you see of trying to run away from the responsibility that he was the chief minister of the state, you see, where the riots took place. If this is how chief ministers, you see, talk about their responsibilities, they are playing tricks with the people. They don't assume responsibility, you see, when the law and order breaks down in their state, when thousands get killed. What do they mean by it? Nowadays he is positioning himself as the future prime minister. He's trying to change his image. People can't forget what he did. All his development also is a corporate driven dream of development. जेडीयू लीडर शिवानंद तिवारी का कहना है कि नरेंद्र मोदी अपना जहनी तवाजुन खो चुके हैं, इसलिए बेसरोपा की कह रहे हैं। मानसिक रूप से संतुलित व्यक्ति नहीं है। जिस तरह की भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह की बात बोल रहे हैं। अब उन्होंने कहा कि गुजरात दंगे के बारे में जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखिए, गाड़ी के आगे कुत्ता का बच्चा भी आ जाता है, उसके मरने पर दुख होता है। तो ऐसे आदमी को
आप क्या कहिएगा? तो इसलिए हमको तो लगता है कि उनका साइको एनालिसिस जो है होना चाहिए उस आदमी का, और ये बहुत खतरनाक बात होगी अगर इस तरह के मानसिकता का आदमी जो है वो देश का प्रधानमंत्री बनता है। वो कह रहे हैं हिंदू होने पर हमको गर्व है, तो यहाँ 80% आबादी हिंदुओं की है। कौन हिंदू शर्मिंदा है? मैं खुद हिंदू हूं, और हमको ये कहने की कभी जरूरत नहीं महसूस हुई कि हिंदू होने पर हमको गर्व है। ये मान लीजिए कि हिंदू अगर माने 75 लोग 80 दूसरे लोग होते और 10-15 हिंदू होते, तो वहां ये कहने की बात एक समझ में आती कि हाँ साहब हिंदू होने का हमको गर्व है। तो यहाँ 80%, 100 में 80 से ज्यादा लोग हिंदू हैं। यहाँ ये कहने की क्या जरूरत है कि हमको हिंदू होने पर गर्व है? ये ही स्टेटमेंट जो है ये बताता है कि नरेंद्र मोदी सबको साथ लेकर चलने में यकीन नहीं करते हैं। समाजवादी ने खास फिरके के लिए तज़हीक आमेज कलिमात इस्तेमाल करने पर नरेंद्र मोदी से माफी मांगने को कहा है। नहीं, मोदी के जो भी कमेंट्स हैं वो बहुत ही खराब, बहुत ही खतरनाक और बहुत ही ह्यूमिलेटिंग है, इंसल्टिंग है, और उनको जितनी जल्दी हो इन कमेंट्स के ऊपर माफी मांग लेना चाहिए, वरना इसके जो असर होंगे बहुत बुरे होंगे। हिंदू खानदान में पैदा होना या मुस्लिम खानदान में पैदा होना या सिख खानदान में, किसी भी खानदान में के अंदर पैदा होना और हिंदुस्तानी होना यह फख्र की बात है, गर्व की बात है। लेकिन उन्होंने उसके साथ में कहा मैं पैट्रियोटिक हूं। क्या ये पैट्रियोटिज्म है कि मसे कि आप जो सेक्युलरिज्म की कसम खाकर आप हुकूमत करिए? आपने मौसे के बाकायदा जब चीफ मिनिस्टर बन रहे थे तो उस वक्त आपने कसम खाई थी, आपको आपके प्राइम मिनिस्टर ने राजधर्म की हिदायत की थी, उसके बावजूद मसे आपने कत्लेआम किया, और आज तक आप एक रिमोर्स मसे जरा सा आपको अफसोस भी नहीं हो रहा। इतने लोगों का कत्लेआम आपकी सरपरस्ती के अंदर हो गया, उसके बाद आपको कोई अफसोस अभी तक नहीं हो रहा। हसन जाफरी की बेवा जकिया जाफरी का कहना है कि फसादात के मुहर्रिक नरेंद्र मोदी ही थे। उन्होंने इल्जाम लगाया कि नरोदा पार्टी और गुलबर्ग सोसाइटी समेत मुख्तलिफ मकामात पर हुई कत्ल गारतगरी मोदी की ईमा पर ही हुई थी। मेरा ये मानना है कि 27 तारीख को जो थी वहाँ पर मीटिंग बुलाई थी, 2002 में 27 तारीख को मीटिंग बुलाई थी, उसके पहले वहाँ पर नरेंद्र मोदी थे उसमें हाजिर, और उनके कहने पर सब ये हुआ। गुलबर्ग सोसाइटी, नरोदा पार्टियाँ, ये जो वहाँ पर जो सब दंगे हुए तो नरेंद्र मोदी के कहने से ही हुए। अभी तक जो हो रहा था वहाँ पर, और ये भी कहा है कि अगर कोई मेरी गाड़ी से कुत्ता भी मर जाए तो हाँ, उसमें क्या कहना है आपको? उनका ये कहना, अभी कुत्ता उनका ये कहना है कि कुत्ता भी जो अगर मेरी गाड़ी के सामने आ जाता है तो मुझे उसका भी बहुत दुख होता है, क्योंकि मैं हिंदू हूँ, हिंदू मिनिस्टर हूँ, मतलब के नहीं, लेकिन उसके ऊपर ये कहना पड़ता है मेरा कि जो गुलबर्ग सोसाइटी में जो लोगों के उन्होंने इतने सब खून करवाए, एहसान जाफरी के हाथ कटा दिए, पैर कटा दिए, गर्दन अलग कर दी और फिर उसको इस तरह जलाया, तो उनको मतलब वो क्या समझता था? कुत्तों से भी बदतर समझता था मोदी। इसलिए ये कहूँगा जब तक ये वहाँ गुजरात में नहीं आए थे, जब तक सब लोग जो है तो सब मिलजुल के भाईचारा था और भाईचारे से रहते थे, और ना कभी वहाँ फिसाद, दंगे, ना ये सब कुछ नहीं हुआ था। जब से यहाँ आए, जब से फिसाद, दंगे और सभी हमेशा होते आए हैं, और गुलबर्ग सोसाइटी में भी जो हुआ, और गुलबर्ग सोसाइटी, नरोदा पार्टियाँ, ये सब जहाँ हर जगह हुआ तो इनकी वजह से हुआ, और ये सब ये खुद भी कबूल कर रहे हैं कि मैंने 2002 में सब ये करवाया था। और उस दिन 27 तारीख को इनकी मीटिंग भी थी, और इन्होंने सबको ऑर्डर दिया था कि कोई सब अपनी अपनी जगह पर रहेंगे और कोई भी कोई दंगों के अंदर किसी फिसाद में हाइल नहीं होंगे। खास बात में फिलहाल लेंगे छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। अरे भगवान, अब तो अपना भी पक्का मकान होगा। सच में क्या? लेकिन कैसे होगा? अरे हमारी राज्य सरकार हम कच्ची बस्ती वालों को पक्के मकान दिलाने के लिए बहुत काम कर रही है। हाँ, किरण की मम्मी भी बता रही थी। राज्य सरकार के प्रयास से केंद्र सरकार ने राजीव आवास योजना के तहत हमारी बस्ती कीरों की ढाणी को देश का पहला पायलट प्रोजेक्ट स्वीकृत किया है। हमारी बस्ती वालों के लिए यहाँ 1104 मकान बन रहे हैं। लेकिन इसके लिए इतने पैसे आएंगे कहाँ से? अरे हमें तो मकान की लागत का केवल 10 से 12% ही देना है, बाकी सारा पैसा तो केंद्र, राज्य सरकार और जेडीए वहन करेगा। अरे वाह, तब तो हम भी अपने पक्के मकान में रह सकेंगे। राजीव आवास योजना किरो की ढाणी में रह रहे लोगों को केंद्रीय, राज्य और जेडीए के सहयोग से पक्की छत मुहैया कराने का एक अभिनव प्रयास, जहां बनेंगे कुल 1104 आवास। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जनहित में प्रसारित।
शादी कब हो रही है? क्या? मेरा एक दोस्त है, उसके पास 10 मुर्गियां हैं, 4 बैल है और घोड़ी भी है। तुम्हारी जोड़ी मस्त बैठेगी। बिजली, टाइम क्या है? मेरे पास घड़ी नहीं है। तुम्हारे पास दिमाग भी नहीं है। वो तो मुझे मालूम है। कभी छोटी सी शरारत बन जाए आफत और जिंदगी इज गुड। टीटी इनोवेट, टीटी इज गुड। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर के रहमान खान का कहना है कि मुस्लिम नौजवानों के खिलाफ दहशतगर्दी के इल्ज़ामात का जायजा लेने और इस पर नजर रखने के लिए हाई पावर कमेटी तश्कील देने की जरूरत है। रहमान खान का कहना है कि इस कमेटी से किसी को गिरफ्तार करने के लिए ताकत के गलत इस्तेमाल पर रोक लगेगी। मरकजी हुकूमत पर दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारी पर तनकीदें होती रही हैं और बसा औकात ये सच्चाई भी सामने आई है कि बेकसूरों बगैर किसी सबूत के जेल की सलाखों के पीछे ढकेल दिया गया। ऐसे ही गिरफ्तार बेकसूर मुस्लिम नौजवानों के लिए इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए रहमान खान हाई पावर कमेटी को ज़रूरी बता रहे हैं। के रहमान खान का कहना है कि ये हाई पावर कमेटी आयद किए गए इल्ज़ामात का जायज़ा लेगी और इस बात का पता चलाएगी कि आया कुछ लोग अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं। के रहमान खान ने इस तरह के मामले पर बरतानिया के वज़ीर आज़म की जानिब से टास्क फोर्स तश्कील दिए जाने की भी मिसाल दी। British Prime Minister Mr. Cameron has constituted a task force for terror-related matters at the highest level with cabinet ministers and senior community leaders to tackle not only the terror related but also to see how the government and the communities put together can refrain such activities if it is there. I am writing to the Prime Minister and the Chairperson of UPA Srimati Sonia Gandhi that type of action, if it is taken in India, it will build the confidence of the minorities. Innocent should not be punished and the justice should not be delayed and that will be denied and the human right violation should not take place. This is the concern of the large sections of the Muslim community. के रहमान खान के इस बयान पर बीजेपी ने सख्त रद्द अमल जाहिर किया है। बीजेपी लीडर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हुकूमत को इलेक्शन से कबल इस तरह की कमेटी का ख्याल आया है। कांग्रेस पार्टी पहले तो मुस्लिम नौजवानों को भेजेगी जेल, उसके बाद फिर बात करेगी कि दो उनको बेल, और फिर पोल का खेल। यानी कि जब चुनाव आता है और पोल नजदीक आता है तो उसमें जो है वो चुनावी खेल में कहने लगेंगे कि साहब इनको जो है वो निकालना चाहिए, इनको रखना चाहिए, इनको ये बेगुनाह है, इनके साथ किसी तरह का अन्याय नहीं होना चाहिए। अरे भैया, तुम्हें किसने कहा था कि तुम उनको जेल भेजो अगर वो बेगुनाह थे? अगर वो नहीं आतंकवादी थे तो किसने कहा था कि तुम उनके दाढ़ी और टोपी पर मेड इन अलकायदा का जो है वो ठप्पा लगा दो? ये तो आपने किया। समाजवादी पार्टी ने के रहमान खान की इस तजवीज का खैर मकदम किया है। हम तो इसको बहुत दिनों से इस पॉइंट को रेज कर रहे हैं कि ओवर जिलस और कम्युनल जो पुलिस के अंदर जो लोग बाग हैं और जो एजेंसीज के अंदर अभी सीधी सीधी चीजें निकल कर आ रही हैं, वो मुस्लिम यूथ्स को बिला वजह अरेस्ट कर लेती हैं और उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन वगैरह नॉर्मल वे में तो होता नहीं है, बल्कि वो उनको लॉकअप में करके और उनको तरह तरह की अजियतें देते हैं, तकलीफें देते हैं, और उसमें फिर उनका बायस नजर आता है कि जब ये केसेस कोर्ट के अंदर जाते हैं तो फ्री हो जाते हैं। लेकिन जब तक जो है वो उनकी पूरी यूथ खत्म हो चुकी है। आपने देखा कि 14 साल बाद जो है ये साबित होता है कि मसीह की बिल्कुल इनोसेंट था। वाज़ेह रहे कि मुख्तलिफ समाजी तंजीमें, इंसानी हकूक के कारकुन, वकला हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाते रहे हैं कि वो गलत इल्ज़ामात आयद करके सैकड़ों मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार करती रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। खबर कर्नाटक से है, जहां सिद्धारमैया की क़यादत वाली कांग्रेस हुकूमत ने अपना पहला बजट पेश किया। बजट में समाज के दीगर तबकों के साथ साथ अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए कई अहम ऐलानात किए गए हैं। कर्नाटक हुकूमत ने पहली मरतबा आंध्र प्रदेश के तर्ज पर प्री मेट्रिक और
पोस्ट मैट्रिक के तमाम अक़लियती तलबा को स्कॉलरशिप फराहम करने का ऐलान किया है। गरीब मुस्लिम लड़कियों की शादी के लिए इमदाद फराहम करने की नई स्कीम का ऐलान किया गया। वक्फ अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिलाई सतह पर टास्क फोर्स कायम करने का कर्नाटक हुकूमत ने ऐलान किया है। कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धारामैया ने वज़ीर ख़जाना की हैसियत से रियासत में कांग्रेस की नई हुकूमत का पहला बजट पेश किया। बजट में किसानों, दलितों, पसमानदा तबकात के साथ अक़लियतों को भी खुश करने की कोशिश की गई है। सिद्धारामैया ने बजट में अक़लियतों की तालीमी तरक्की की जानिब खुसूसी तवज्जो दी है। पहली मरतबा आंध्र प्रदेश की तर्ज पर प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक के तमाम अक़लियती तलबा को स्कॉलरशिप फराहम करने का ऐलान किया गया है। 10वीं जमात और कॉलेज सतह के इम्तहानात में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले तलबा की हौसला अफजाई के लिए माली मदद फराहम करने का ऐलान किया गया है। अक़लियतों के लिए 2 नए अकामती स्कूल कायम करने और गरीब लड़कियों की शादी के लिए माली इमदाद फराहम करने की नई स्कीम का बजट में ऐलान किया गया है। ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಯೋಜನೆಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಪಡೆಯಲಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಅರ್ಹತೆ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯತೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़िलाई सतह पर टास्क फोर्स कायम करने का ऐलान भी बजट में किया गया है। कर्नाटक के वज़ीर अक़लियती बहबूद क़मरुल इस्लाम ने कहा कि अक़लियती महकमे की जानिब से पेश किए गए बेशतर मुतालबात को बजट में शामिल किया गया है। दूसरी जानिब मुस्लिम माहिर तालीम अक़लियतों की तालीमी तरक्की की जानिब ख़ास तवज्जो देने के हुकूमत के फ़ैसले का खैर मक़दम कर रहे हैं। पूरे कर्नाटक के लोगों के साथ साथ उन्होंने दलित हो, बैकवर्ड हो, माइनॉरिटीज और माइनॉरिटीज में मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, सभी को उन्होंने पूरा इंसाफ करने की कोशिश की। जो लड़कों को स्कॉलरशिप देने का है, क्योंकि बहुत सारे हमारे लड़के जो है उन्होंने पढ़ाई से पीछे हैं, ये इसके जो स्कॉलरशिप दे रहे हैं इससे लड़के लोगों में जो मोटिवेशन आएगा और पढ़ाई के लिए बहुत कंसंट्रेट करेंगे वो लोग। और हर बच्चे को स्कॉलरशिप मिलेगी? ज़रूर से मिलेगी, जो भी अप्लाई करेगा उसको स्कॉलरशिप मिलेगी इस बार। ये एक बड़ी बात है। बेंगलुरु के मज़ाफ़ात में ज़ेर तामीर हज घर के लिए इस मरतबा भी 10 करोड़ रुपए फराहम किए गए हैं। बजट में साबिक़ा हुकूमत के दौरान जारी तकरीबन तमाम स्कीमों के एलोकेशंस में इजाफा किया गया है। मजमूई तौर पर वज़ीर आला सिद्धारामैया ने सन 2013-14 के सालाना बजट में कर्नाटक के अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए 676 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। अब देखना यह है कि हुकूमत इन स्कीमों को नाफिज करने में कहाँ तक कामयाब होती है। ETV न्यूज़ बेंगलुरु। यहाँ पर लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अरे नहीं भाई साहब, परेशानी किस बात की। उल्टे घाट की गुणी सुरंग से गुजरते हुए मन उत्साह और रोमांच से भर गया। पहाड़ों को काटकर JDA ने कितना सुंदर रास्ता बनाया। पहले तो घाट की गुणी के सकड़े रास्ते से रेंगते हुए आना पड़ता था और भारी ट्रैफिक के कारण डर भी लगता था। इतना ही नहीं, सुरंग परियोजना की विश्व स्तरीय गुणवत्ता को देखते हुए इसे इस बार विश्वकर्मा अवार्ड 2013 भी मिला है। अच्छा, तब तो इसे राज्य सरकार का ऐतिहासिक फैसला ही कहा जाएगा। इस फैसले से और भी फायदे होंगे। सुरंग बन जाने से गुणी के सकड़े रास्ते से यातायात को राहत तो मिली ही है, वहीं गुणी की पुरा संपदा को पर्यटन की दृष्टि से विकसित भी किया जा रहा है। और हाँ, इसके बन जाने से उत्तर पूर्व का जयपुर का रुका हुआ विकास फिर से गति पकड़ने लगा है। भाई वाह, मान गए। अब तो जयपुर को विश्व स्तरीय शहर बनने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल ठीक। Desh Bhagat University, a center of innovation, research and entrepreneurship. International standard UG, PG and doctorate program. Desh Bhagat University, Punjab, your freedom to grow. क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। मरकज़ी वज़ीर कपिल सिब्बल ने उर्दू फॉन्ट और उर्दू की बोर्ड मैनेजर का सॉफ्टवेयर जारी किया। इस मौके पर कपिल सिब्बल ने उर्दू ज़बान की लताफत और कसाफत पर जोर डालते हुए कहा
कि उर्दू तहजीब और सकाफत की जबान है। इस जबान में हिंदुस्तानी तहजीब बसती है। एनसीपीएल के डायरेक्टर डॉक्टर ख्वाजा इकराम ने कपिल सिब्बल की शख्सी दिलचस्पी की सराहना की। उन्होंने उर्दू को टेक्नोलॉजी से जोड़ने के इस इक़दाम को तारीखी करार देते हुए विजारत के अफसरान का शुक्रिया अदा किया। 15 करोड़ लोगों के लिए तो एक तो अलग बात है, लेकिन उर्दू ज़ुबान कोई केवल 15 करोड़ लोगों के लिए नहीं है। उर्दू ज़ुबान हिंदुस्तान की संस्कृति सभ्यता से जुड़ी हुई है और हिंदुस्तान की सभ्यता की रूह है। और जितना ही हम उसको बढ़ावा देंगे उतना ही रूह में खुशबू आएगी, महक आएगी। आप हिंदुस्तान के इतिहास देख लीजिए, वो उर्दू ज़ुबान से जुड़ा हुआ है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा से सब लोग जुड़ गए हिंदुस्तान में। एक बात मीडिया के सामने, आप आज़ाद के सामने कहना चाहता हूँ, 12 जुलाई एक ऐसी तारीख रकम होने जा रही है डिजिटल मीडिया में, साइबर मीडिया में और उर्दू लिटरेचर में कि 12 तारीख को उर्दू ज़बान ने एक ऐसी मंजिल की तरफ सफ़र किया है जिसके दरवाजे उर्दू के लिए बंद थे, इसलिए कि साइबर मीडिया में, डिजिटल मीडिया में यूनिकोड के ज़रिए हम दाखिल नहीं हो पा रहे थे। आज वो सारे विंडो जनाब कपिल सिब्बल साहब की खुसूसी मेहनत की वजह से, तो मैं चाहता हूँ कि ये छोटा काम नहीं है, बैठ के तालियां नहीं, हम सब खड़े होकर के और इज्जत के साथ ताली बजाएं, क्योंकि ये रांची के अंजुमन इस्लामिया के इंतखाबात में हो रही ताखीर